वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी चैनल। हम लोग आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन कर रहे हैं जीएस में, साइंस और टेक्नोलॉजी के पोर्शन में हम लोग फिजिक्स इस समय कर रहे थे। मोशन ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, फोर्स फिर देखा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या चीज़ बात करेंगे? आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक इसका बिफोर जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जहां से आया उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कैसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया गया और किस तरीके से। तो आप देखेंगे कि एक न्यूटन से पहले जो इस थ्योरी को लगभग अप्रॉक्सीमेटली जिन्होंने कवर किया था वो थे गैलीलियो। गैलीलियो ने जो कहा था, गैलीलियो ने जब देखा, उस समय के जो साइंटिस्ट थे या जो जानकार थे फिजिक्स के, उनका जो मानना था, उनका वो मानना था कि जो भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो अगर एक्सेलरेट कर रही है, यानी अगर मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन को बनाए रखने के लिए उसको कोई फोर्स की जरूरत पड़ती है कि तभी वो अपने आप को मोशन में बनाए रखती है। नहीं तो वो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो अपने आप को रेस्ट में ला देगी। इसका मतलब कि कोई फोर्स काम कर रहा है मोशन में लाने के लिए। तो गैलीलियो ने जब ये चीज समझा तो उन्होंने पहले कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में उन्होंने देखा कि पहले उन्होंने एक बॉल लिया और बॉल को इस टाइप के स्ट्रक्चर को यहां से बॉल उन्होंने छोड़ा और देखा कि ये बॉल जो है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर माने v1 है तो अगर ये डाउनवर्ड जाएगी और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर v2 हो गई तो उन्होंने माना कि जो v2 की वेलोसिटी होगी ये तो आप यहाँ से छोड़ दिए तो अपने आप वो डाउन ट्रैक में चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि v2 की जो वेलोसिटी होगी वो ऑलवेज ग्रेटर होगी v1 की वेलोसिटी को। ठीक इसी तरीके से उन्होंने एक दूसरा सेटअप दिया। अगर इस सेटअप पे उन्होंने वर्क किया तो यहाँ पे v1 वेलोसिटी से जब उन्होंने छोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, v1 वेलोसिटी से, अब ये क्या होगा कि अपवर्ड की तरफ इन्होंने मूव कराया। तो बॉल जब इधर पहुंचेगी तो धीरे धीरे वो क्या होगा कि बॉल जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डाउन अपवर्ड जाएगा और उसका वो क्या होगा, धीरे धीरे रेस्ट की तरफ मूव करेगा। यानी क्या है कि वो रेस्ट की पोजीशन में आने लगेगा। और यहाँ पे अगर वेलोसिटी देखा जाए, दिस वन इज अ v1 वेलोसिटी और दिस वन इज अ v2 वेलोसिटी। तो अगर ये चेक किया जाए कि विच वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, तो हम पाएंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि जो v1 वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन v2 वेलोसिटी। v1 क्या होगा, v2 से ग्रेटर होगा। लेकिन अगर इसी को हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अगर किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मूव कराया जाए और यहाँ पे देखा जाए कि ये v1 वेलोसिटी है और मूव करती हुई जा रही है और ये बॉल v2 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि v1 इज इक्वल टू v2। तो इन्होंने ये तीनों एक्सपेरिमेंट देखा तो इन्होंने कहा कि जब भी कोई भी बॉल जो है, ऑब्जेक्ट, अगर वो डाउनवर्ड मूव करता है, तो किधर मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर यही अपवर्ड अगर मूव करे, किधर मूव करे, अपवर्ड मूव करे, तो जो स्पीड होगी वो स्पीड क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, वो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करें, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो वेलोसिटी होगी यानी स्पीड ऑफ द बॉडी वो क्या होगी, v1 इज इक्वल टू v2, यानी सेम स्पीड होगी। ठीक, तो ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। इस यहाँ तक भी नहीं रुके, वो चेक करना चाहते थे कि और कौन सी क्राइटेरियाज हो सकती हैं जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो रेस्ट में या मोशन में
और क्या चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे कि एक थ्योरी वो देना चाहते थे। अब अगर गैलीलियो ने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े तो उन्होंने क्या किया कि एक सिंपल सा एक हेमीस्फीयर लिया, उन्होंने हेमीस्फीयर लिया। हेमीस्फीयर का मतलब क्या है, और वो हेमीस्फीयर जो है वो उन्होंने फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर लिया। क्या लिया? फ्रिक्शनलेस हेमीस्फीयर लिया। और यहां से जब बॉल छोड़ा उन्होंने तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये बॉल ट्रेवल करती हुई लगभग उसी सेम हाइट तक पहुंच जाती है। लगभग कहां तक पहुंच जाती है? सेम हाइट तक पहुंच जाती है। फिर उन्होंने इसी को थोड़ा सा और बेंड करते हुए लिया, बेंड करते हुए लिया, फिर भी देखा उन्होंने कि किससे स्पीड ज्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस बॉडी इन्होंने लिया, फ्रिक्शनलेस, तो ऑलमोस्ट ये क्या है? मूविंग। अब इसी को इन्होंने क्या किया कि इस थोड़ा सा ये क्या किया, कर्व को हॉरिजॉन्टल किया, तो ये क्या हुई और तेजी के साथ मूवमेंट में रही। यानी कि ये क्या है कि उन्होंने देखा कि कोई भी बॉडी जो है वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रह रही है, और अगर उसको रेस्ट की पोजीशन में रख दिया है तो रेस्ट की भी पोजीशन में है। लेकिन फाइनल कंक्लूजन जो है, फाइनल कंक्लूजन जो है वो ये दे नहीं पाए। तो इनका जो मानना था वो यही था कि जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट होगा फ्रिक्शनलेस अगर बॉडी है। तो इस चीज को क्योंकि ये जो चीजें हैं इन्होंने बताई, दैट वन इज रिलेटेड टू द इनर्शिया, वो किसकी वजह से है? वो उन्होंने इनर्शिया को डिफाइन करना चाहा, लेकिन फाइनल कंक्लूजन ना निकालने के बाद इन्हीं के सेटअप को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन्स ने क्या किया? अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया। इन्होंने क्या किया? अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया, और उस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इन्होंने चीज क्या बोली कि अगर कोई भी चीज मोशन में है, अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में तब तक बनी रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसका अपोज ना करे, और कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए ताकि वो मोशन में आ सके। तो कंक्लूजन जब इन्होंने निकालना शुरू किया और उन्होंने न्यूटन्स ने अपना फर्स्ट लॉ अपना जो दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी अगर वो मोशन में है तो अपने मोशन को वो बनाए रखेगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, या अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट को बनाए रखेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। अब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है, इस कॉन्सेप्ट का नाम कहा गया कि इनर्शिया। तो इनर्शिया की जब बात करते हैं तो इनर्शिया में क्लियरली ये बताया गया, उन्होंने न्यूटन ने बताया कि जो बॉडी की वो इनेबिलिटी है कि बॉडी अपने आप को अगर रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है तो बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने उस पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती, यानी कि अपने ओन स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर हम डिफिनीशन लिखने की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि द इनएबिलिटी, क्या लिखेंगे? द इनएबिलिटी मतलब वो बॉडी की जो है वो एबिलिटी नहीं है, ठीक है। द इनएबिलिटी of a body to change on its own state, own state का मतलब आइदर ये क्या होगी, रेस्ट में हो या किसमें, मोशन में। किसकी बात करेंगे? या तो ये रेस्ट में हो या मोशन में, ठीक है। ओन स्टेट इज नोन एज इनर्शिया, ठीक। अब अगर बात किया जाए इनर्शिया में तो देखिए इनर्शिया जो भी अगर आप बात करेंगे तो इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिए कि कोई चीज अगर मोशन में हो, मान लीजिए एक टेनिस बॉल ले लिया आपने और दूसरा ले लिया फुटबॉल अगर वो मोशन में है,
अगर वो मोशन में है। और टेनिस बॉल को रोकने के लिए आपको जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि फुटबॉल को रोकें तो फुटबॉल तुरंत नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी और एग्जामों में, तो हम बात करें कि मास अगर ज्यादा होगा, ठीक है, यानी अगर आप बात करें कि लार्जर द मास, ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा, लार्जर द मास क्या होगा, इनर्शिया क्या होगा, ऑलवेज लार्जर होगा, ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं, लार्जर द इनर्शिया, लार्जर द इनर्शिया। और अगर स्मॉलर द मास होगा, स्मॉलर द मास, स्मॉलर द मास, तो आपका इनर्शिया क्या होगा, स्मॉलर इनर्शिया होगा, स्मॉलर इनर्शिया होगा। एक हम आपको प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन हैविंग अ लार्जर इनर्शिया, ठीक, अगर आप क्वेश्चन जल्दी से लिखते हैं, ठीक है, विच वन हैविंग अ लार्जर इनर्शिया, विच वन हैविंग लार्जर इनर्शिया, लार्जर इनर्शिया, ठीक। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी, ठीक। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ पिन, एक पिन दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था अ टेनिस बॉल, ठीक है। थर्ड ऑप्शन योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, ठीक है, योर बॉडी। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. अब आपको इसमें सिंपल सा टिक करना है कि अब क्या बोला कि विच वन हैविंग अ लार्जर इनर्शिया, तो आपको क्लियर पता है कि पिन तो बहुत हल्की होती है, इसका इनर्शिया बहुत कम होगा। टेनिस बॉल इससे थोड़ा ज्यादा वेटेड होती है, इसका इससे ज्यादा इनर्शिया होगा। योर फिजिक्स टेक्स्ट बुक, ये टेनिस बॉल से वेटेड हो सकती है, इसका मास ज्यादा हो सकता है, तो इससे ज्यादा इनर्शिया। योर बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी जो होगी एटलीस्ट इन सब से ज्यादा मास उसका होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, योर बॉडी। इसका मतलब क्लियर आप समझिए कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा मास होगा, लार्जर द मास लार्जर द इनर्शिया, ठीक है। अब अगर डेली लाइफ की बात करें, डेली देखिए इनर्शिया ऑफ, हमने दो चीज बताया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो रेस्ट में अगर है, सपोज कीजिए कि रेस्ट में अगर बॉडी है तो वो रेस्ट को बनाए रखेगी, मोशन में है तो मोशन को बनाए रखेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एक आपको हम बताते हैं एग्जांपल कि जब भी आप बस से ट्रेवल करते हैं, जब भी बस से आप ट्रेवल करते हैं, ये एक फेमस एग्जांपल है, ज्यादातर हर बुक में दिया होता है कि जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो ऑलवेज वी फील जर्क व्हाइल ट्रेवलिंग, ठीक है, यानी क्या फील करते हैं हम, जर्क फील करते हैं। और जर्क फील करने का रीजन अगर देखा जाए तो रीजन क्या है, जर्क एग्जांपल क्या है आपका, जर्क व्हाइल ट्रेवलिंग, ठीक है, व्हाइल ट्रेवलिंग। अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो जर्क फील करते हैं। सपोज बस जो है हमारी जो बस है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, और अचानक अगर बस चल देती है, अचानक बस चल देती है और हम क्या है कि खड़े हैं बस में, अगर हम बस के अंदर खड़े हैं, जैसे ही वो अचानक चलेगी तो हमारा जो अपर बॉडी होता है जो कि कॉन्टैक्ट लेस है बस से, वो क्या होता है कि पीछे की तरफ हम गिरते हैं,
पीछे की तरफ गिरते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि हमारी जो पैर होते हैं वो क्या होते हैं कि वो बस के बेस पे रहते हैं, ठीक। और वो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल कांटेक्ट की वजह से वो क्या होता है कि जैसे ही बस मूव करती है वो तो नीचे वाली बॉडी जो है वो मूव कर जाती है, लेकिन अपर बॉडी क्या है कि वो तो फ्री है, ठीक। तो वो क्या करती है, तुरंत उस मोमेंटम को बरकरार नहीं रख पाती है और हमारा जो जर्क होता है वो पीछे की तरफ हो जाता है। इसी तरीके से जब भी ब्रेक्स अप्लाई किया जाता है बस पे, ब्रेक अप्लाई का मतलब ये है कि बस मोशन से रेस्ट में आ रही है, तो इसी का अपोजिट रिएक्शन हो जाता है कि हमारा जो फीट है, पैर हैं, वो क्या होते हैं कि वो तो फ्रिक्शनल कांटेक्ट की वजह से वहां पे जमे होते हैं और ऊपर की बॉडी क्या होती है, जैसे ही ब्रेक लेके आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये इनर्शिया की वजह से होता है। तो इनर्शिया की वजह से यही एक मेन एग्जांपल है कि आप क्या है, अगर दूसरा एग्जांपल आप देखें, कभी ग्लास या आप कैरम बोर्ड जब खेलते हैं, तो आप देखिए कि कभी कभी जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है कि जो नीचे वाली गोट होती है वो क्या होती है, फिसल जाती है, ठीक है, क्योंकि फोर्स उस पर लगा। बाकी क्या है, बाकी उसी रेस्ट पोजीशन में रहती हैं, वो नहीं हटती हैं, वो नीचे आके फिर बैठ जाती हैं। तो उसका रीजन क्या हुआ कि जब हमने फोर्स जहां पे अप्लाई किया वो तो चली जाती है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट्स में नहीं रहते उसके, इस वजह से क्या है कि वो अपनी जगह को बरकरार रखते हैं। उसी तरीके से आप अगर कोई भी ग्लास ले लें और उस ग्लास के ऊपर एक कॉइन रख लें, ठीक है, कॉइन के ऊपर कुछ रख लें आप कोई पेपर, और अगर आप उसको मार देते हैं कॉइन को, तो वो कॉइन तो चला जाएगा, ठीक है, लेकिन वो पेपर वहीं पे रह जाएगा, ठीक। वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, आप अगर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की। हम तीनों लॉ की बात करेंगे, अब पहले फर्स्ट लॉ की बात की, अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की। अब देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो दिया उन्होंने बताया कि जो हमारा फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के, एंड आल्सो इट प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। आपको एक छोटा सा बेसिक चीज मैं बताऊं कि अगर आप कोई बॉल ले लीजिए, 2 बॉल ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा छेद करके आप क्या कीजिए, दोनों में क्या कीजिए, दोनों में आप बालू डाल दीजिए और उसको टेप से पैक कर दीजिए। अब अगर पैक कर देते हैं तो मास आपका बराबर हो गया, दोनों का अगर मास बराबर हो गया। अब अगर कोई बड़ी बॉल ले ले और एक छोटी बॉल ले भरे तो क्या हुआ, छोटी बॉल का मास कम होगा, बड़ी बॉल का मास ज्यादा होगा, ठीक। अब देखिए 4 बॉल आपने लिया, 2 बराबर के लिए, 2 छोटे बड़े के लिए। अब दोनों बराबर अगर आप छोड़ दें और किसी जैसे बालू का एरिया है, बालू में छोड़ें, तो जो वो पेनेट्रेट करेगा, जो छेद करके जाएगा, अगर मास बराबर है और उस पर सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक, तो वो क्या करेगा, थोड़ा पेनेट्रेट करेगा, जितना दोनों सेम करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही लार्जर द मास किया, जो बड़ा वाला बॉल होगा, जो छोटा वाला बॉल होगा, तो बड़ा वाला बॉल ज्यादा नीचे तक जाएगा छोटे बॉल की अपेक्षा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास और एक्सेलरेशन को। तो इक्वेशन अगर लिखें तो देयर इज ए के कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसी चीज को नॉर्मली जो इक्वेशन लिखा जाता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन हमने एक बार बताया था आपको कि जब एक्सेलरेशन में बता रहा था आपको कि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम
तो चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते थे और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो अगर हम टाइम को बढ़ा दे, टाइम को हम बढ़ा दे, हम बोलते थे, हमने बताया था आपको कि जब हम कैच करते हैं बॉल को, कैच को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा नीचे तक लाते हैं। नीचे तक क्यों ले आते हैं कि अगर किसी भी एक्सेलरेशन में टाइम को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, टाइम को ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो वो एक्सेलरेशन, उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। इम्पैक्ट कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम को इंक्रीज किया, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी, ये डिक्रीज हुआ, प्रोपोर्शनलिटी उसका फोर्स भी डिक्रीज हुआ। लेकिन अगर एक छोटा बॉल और उसी की जगह एक बड़ा बॉल आप कैच करें, तो बड़ा बॉल कैच करेंगे और सेम एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा कि मास भी इंपैक्ट करेगा, आपको मास का भी इंपैक्ट होगा, क्योंकि अगर मास बढ़ा दिया जाए तो वो फोर्स क्या करेगा, ज़्यादा लगाएगा। फिर भी आपको नीचे की तरफ उसको ज़्यादा वो करना पड़ेगा ताकि फोर्स कम लगे। ठीक है, ये आप चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लें, लीनियर मोमेंटम की भी बात कर लें। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, जो देखिए ये फोर्स इसी तरीके से लीनियर मोमेंटम भी होता है। लीनियर मोमेंटम का अगर हम फार्मूला देखें तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में जब भी आप देखेंगे कि जो फोर्स लगता है वो मास इनटू वेलोसिटी। अगर दो बॉल की वेलोसिटी सेम हो और मास डिफरेंस हो, मास डिफरेंस हो, तो वो इम्पैक्ट फोर्स उस पर ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब कि अगर मास दो, अगर हम बॉल ले रहे हैं, एक छोटा बॉल एक बड़ा बॉल, ठीक है, दोनों को सेम वेलोसिटी से अगर छोड़ा जाता है, दोनों को सेम वेलोसिटी से जो छोड़ा जाता है, तो इसका फोर्स जो है वो कम होगा। अगर इसका फोर्स F1 है, इसका फोर्स F2 है, तो ऑलवेज F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा। ऑलवेज क्या होगा, F2 इज ग्रेटर देन F1 होगा, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा लगेगा। बिकॉज यहाँ पे अगर कंसीडर करें, अगर ये M1 और M2 है, M2 यहाँ पे लिख सकते हैं कंडीशन, इफ M2 इज ग्रेटर देन M1 देन आपका क्या होगा, देन F2 इज ग्रेटर देन F1। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका मास कौन सा ज्यादा है। अगर मास जो ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका फोर्स भी ज्यादा होगा। ठीक, तो इसका अगर बात लीनियर मोमेंटम की बात करें, अगर विथ रिस्पेक्ट टू इसकी बात करें कि लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करें, मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है कि इनिशियल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम क्या है, तो आप एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1। P1 is the initial momentum of the body, P2 is the final momentum of the body, and with respect to time, T2 minus T1। तो कभी कभी इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर मोमेंटम जो दिया हो, लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी है, अगर ये बॉल जो है दूसरे बॉल से जाके टकराएगी तो ये इनिशियल मोमेंटम इसका होगा और फाइनल मोमेंटम उसका होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आप देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम P2 होगा, इनिशियल मोमेंटम P1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ में जब हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो थर्ड लॉ जो होता है उसको बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। उसको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। यानी कि अगर आप किसी को एक थप्पड़ मारो तो वो दूसरा वो भी एक थप्पड़ जरूर मारेगा, लेकिन ऐसा गांधी जी के केस में तो नहीं होता। ठीक, क्योंकि जब गांधी जी ने क्या कहा है कि एक थप्पड़ अगर कोई मारे तो आप दूसरा गाल दे दो, वो भी मारे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हर केस में देखिए क्या होता है, अगर आप सोचेंगे तो हर जगह ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में चीजें अलग हो सकती हैं, बिकॉज
वो पूरी तरीके से फिजिक्स के लॉ को नहीं फॉलो करता। कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। हम नहीं करेंगे तो क्या करोगे, ठीक। तो ये दूसरी चीजें हैं, उसमें हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे। एक्शन और रिएक्शन के लॉ का मतलब क्या है कि जितना ही फोर्स, सपोज कीजिए दीवार को हम फोर्स लगा रहे हैं तो उतना ही फोर्स दीवार भी हमें लगाएगी, ठीक है। यानी अगर डिफिनीशन की बात करें तो एवरी एक्शन विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना ही एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, जितना एक्शन हम परफॉर्म करेंगे उतना ही हमको रिएक्शन भी मिलेगा। उतना क्या मिलेगा, रिएक्शन भी मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ही फोर्स, चूंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, रिएक्शन एक्शन का मतलब थोड़ी ना कि हम एक गोली उसको मार दिए वो एक गोली हमको मार देगा, एक जापड़ उसको मारे वो मार देगा, वहां ये बात नहीं करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ओनली, कि हम अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी बॉडी पे तो जितना फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना भी, अगर हम कोई ये चीज है, एक मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, अब कंटेनर को हमें धक्का देना है तो कंटेनर पे अगर हम फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं या F1 अप्लाई कर रहे हैं तो कंटेनर इक्वल फोर्स F1 आपको रिएक्ट करेगा, रिएक्शन फोर्स होगा वो। ये एक्शन फोर्स हुआ तो वो रिएक्शन फोर्स होगा। सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इट विल आल्सो अप्लाई। तो आपको क्लियर हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ, ठीक है। तीनों लॉ जो है वो ये सारी चीजें बताते हैं। और इससे जो क्वेश्चन आपको मैंने इनर्शिया से क्वेश्चन आपको बताया एक बहुत, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो दे आर टोटली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्चुअल। आप कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो वो टिक कर सकते हैं आप इजीली। तो फोकस ज्यादा से ज्यादा कीजिए कि कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सारी चीजें हैं। मैं इसके बाद स्पेशल मतलब प्रॉब्लम की सेशंस भी लूंगा जिसमें केवल प्रॉब्लम कराई जाएंगी, ऑल रिलेटेड टू द जो फिजिक्स है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी पोर्शन होंगे, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।